नमस्कार। आज सोशल मीडिया यूट्यूब और फेसबुक पर जब ज्ञान बांट रहे हैं, सभी लोग भरपूर मात्रा में जानकारियां हासिल कर रहे हैं, राष्ट्रवादी बन रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी में आज मेरा पहला दाखिला है और मैं आप लोगों के बीच नया स्टूडेंट हूं, और क्योंकि मेरा एडमिशन आज पहली बार ही हुआ है, इसलिए आप सबको मेरा प्रणाम। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता हूं जिसको रोज गाली दिया जाता है, और उसको गाली देना ही आज देशभक्ति और राष्ट्रवाद का एक पैमाना बन चुका है। उसके किए और अनकिए सभी बातों को हम लेके रोज चर्चा करते हैं, और धन्यवाद है आप सबका कि आज भी वो हमारे बीच में, हमने आलोचनाओं के माध्यम से आज भी हमने उसको जीवित रखा है। पहले छोटे स्कॉलर हुआ करते थे जो यूट्यूब पर और फेसबुक पर अपने ज्ञान को डालते थे, लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री को मैंने उसके बारे में कुछ कहते हुए सुना तो मेरी भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि काश मैं भी उस व्यक्ति के बारे में जानता हूं, जानने की कोशिश करो जिसको गांधी जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। क्या गांधी ने ऐसे एक साधारण व्यक्ति को, अयोग्य व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बनाया? एक ऐसा व्यक्ति जिसके विषय में हेरोल्ड लॉस्की, ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा शास्त्री, कहता है कि वह बहुत बड़ा दार्शनिक था, एक महान व्यक्ति था। टीटो, कर्नल नासिर, जिसके साथ मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू करते हैं, जो अंग्रेजों के जेल में 3268 दिन रहता है, जो बकिंघम पैलेस में सोने की प्लेट में नाश्ता करता है। एक ऐसा शख्स जो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को संविधान के उद्देश्य को लेकर अपना भाषण देता है, और उसका भाषण भारतीय संविधान की प्रस्तावना बन जाती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका संसद डिबेट संविधान को लेके आज भी पढ़ा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में यह कहा जाता है कि अगर वह राजनीति में नहीं होता तो हो सकता है वह दुनिया का एक सबसे बड़ा साहित्यकार होता। एक ऐसा व्यक्ति जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। एक ऐसा व्यक्ति जो राइटर भी है और पॉलिटिशियन भी है। राइटर भी ऐसा जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे अनेकों दर्जनों बुक लिखता है। एक ऐसा व्यक्ति जो संविधान पर पहला हस्ताक्षर करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो संविधान के सब्सटेंटिव कमेटी की 3 कमेटियों का चेयरमैन है। संविधान में 22 कमेटियां थी, 10 प्रोसीजरल और 12 सब्सटेंटिव। प्रमुख कमेटी सब्सटेंटिव कमेटी थी। सब्सटेंटिव कमेटी के 3 विभाग का जो अध्यक्ष था, 3 के पटेल साहब भी थे, 4 राजेंद्र प्रसाद के पास था, और उसी सब्सटेंटिव कमेटी के एक कमेटी के अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी। वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्य, उसकी मां, उसके फादर, उसकी बहन, उसकी पत्नी और उसकी बेटी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे। एक ऐसा व्यक्ति
जब 15 अगस्त 1947 को लाल किले से जब भाषण देता है तो उसका भाषण दुनिया के चुनिंदा भाषणों में गिना जाता है। ट्रिस्ट ऑफ डेस्टिनी, हम उसके लिए आते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो उस भारत में लोकतंत्र की नींव रखता है जहां के लोग वोट देना नहीं जानते हैं, जिस देश में वोटर लिस्ट नहीं है। आपको भारत का पहला चुनाव 1952 का पढ़ना चाहिए कि वोटर लिस्ट कैसे बना था और कैसे चुनाव हुआ था। 8 करोड़ लोग वोट देते हैं, उसमें से 4 करोड़ लोगों से वो व्यक्ति कई माध्यमों से संपर्क करता है, जिसका नाम 11 बार नोबेल पीस कमेटी के भेजा जाता है, वो भी दुनिया के दूसरे देशों के लोगों के द्वारा। एक ऐसा राष्ट्र जिसका पहला बजट 197 करोड़ रुपए का है, वहां से वो लोकतंत्र को लेके चलता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में चर्चिल का कहना था कि भारत में लोकतंत्र चल ही नहीं पाएगा, तो चला ही नहीं पाएगा, वो आज 2025 तक लोकतंत्र कायम है। उस देश की लोकतंत्र की वह नींव रखता है। जो व्यक्ति इस देश में सैनिक स्कूल, IIT, IIM, इसरो, एम्स जैसे अनगिनत संस्थान खोलता है, अगर उस देश में उस व्यक्ति को गाली दी जाती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं। अभी तक मेरी जो जानकारी है उस जानकारी से मैं सिर्फ यही जान पाया हूं कि मैं अपने पूरे जीवन को अगर निचोड़ कर एक जगह रख दूं तो नेहरू के जीवन का 1 मिनट भी उस पर भारी है। वो इतने बड़े स्कॉलर की बात मैं आज आपसे करना चाहता हूं। मुझे यह प्रतीत होता है कि अब तक भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उनकी निष्ठा, उनकी नियत, देश के प्रति समर्पण पे उंगली नहीं उठाई जा सकती। हाँ, हो सकता है किसी को समय कम मिला, हो सकता है किसी को समय ज्यादा मिला, किसी के समय परिस्थितियां कुछ और थी तो दूसरे के समय परिस्थितियां कुछ और हो गई, लेकिन अब तक इस लोकतंत्र की यही खूबसूरती रही है कि सबने ईमानदारी पूर्वक देश की सेवा की है। इस लोकतंत्र से अब तक क्षण के एक भी प्रधानमंत्री भारत को बुरा नहीं मिला है। यह प्रधानमंत्रियों के विषय में जब मैं अध्ययन करने लगा तब मुझे पता चला। ये मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मैं व्यूअर बढ़ाने के लिए भी यह वीडियो नहीं बना रहा हूं कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। मैं धन्यवाद सत्तारूढ़ दल को देना चाहता हूं, मैं धन्यवाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को देना चाहता हूं कि उन्होंने कई बार संसद में नेहरू जी का नाम लिया, नेहरू के ऊपर उंगली उठाई, नेहरू से प्रश्न किए, तो मेरी भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। ना ही मैं कांग्रेस का सदस्य हूं, ना ही मैं राजनीति का विद्यार्थी हूं, ना ही मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी, लेकिन धन्यवाद है आज के सत्तारूढ़ दल का जो नेहरू को अभी तक चर्चा में रखा है। इसका फायदा मेरे जैसे कुछ नौजवानों को मिलेगा जो इस विषय में शायद कभी नहीं जानते, उनको जानने का, पढ़ने का अवसर अब मिल रहा है।
जब नेहरू को मैं पढ़ना शुरू किया तो समझ में नहीं आता है कि बात कहां से शुरू करें। 3268 दिन जो व्यक्ति भारत के जेलों में बिताता है, वहां से या प्रधानमंत्री जब बनता है वहां से, या कांग्रेस का 3 बार का अध्यक्ष रह चुका है, चौथी बार उसका नाम आता है। एक तरफ पटेल साहब का नाम आता है। पटेल साहब क्योंकि 1 बार अध्यक्ष थे, नेहरू जी उसके पहले 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे, और मौलाना अब्दुल कलाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहना चाहते थे। प्रांतीय गवर्नमेंट जो थी वो चाहती थी पटेल साहब बने। गांधी को ऐसा लगता था कि नेहरू विदेश मामलों के जानकार हैं और जो भी ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल भारत आएगा वो उनसे बात कर लेंगे, और उसी के लिए नेहरू के नाम का प्रस्ताव गांधी ने रख दिया। और आज भी विपक्ष यह कहता है कि नेहरू को गांधी ने आगे किया, पटेल साहब को गांधी जी ने पीछे कर। यदि गांधी जी नेहरू जी का नाम आगे नहीं भी करते तो 1952 के चुनाव में एक देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होते हैं। इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये व्हाट्सएप पर नहीं मिलेगी, फेसबुक पे नहीं मिलेगी, यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। इसको आपको जानने के लिए कुछ पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, तब आप जान पाइएगा कि नेहरू क्या थे।